कमरे से मनोहर जी की गंभीर आवाज गूंजती है। शारदा, तुमने मेरी शर्ट पर प्रेस नहीं की और ऑफिस की फाइलें कहाँ रख दी? अभी सुबह ही तो टेबल पर रखी थी। पता नहीं साफ सफाई के चक्कर में मेरी फाइलें यहाँ की वहां कर देती हो। अब जल्दी से कमरे में आकर मेरी फाइल ढूंढ कर दो। शारदा जी, जो कि सुबह सुबह रसोई में नाश्ता और खाना दोनों ही बना रही हैं, हड़बड़ाकर कमरे में आती हैं और बेड पर रखी हुई फाइल उनके हाथ में पकड़ाती हुए कहती हैं, यहीं बेड पर तो रखी थी, लेकिन आपने देखा ही नहीं। तो बड़ी ही रोब के साथ मनोहर जी कहते हैं, मैंने सुबह फाइल टेबल पर रखी थी, तुम इधर उधर कर दो तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम्हें ही उठाकर देनी पड़ेगी। और मेरा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? शारदा जी कहती हैं, जी आपका नाश्ता तैयार हो गया है। आपने कल ही बताया था कि आलू के परांठे खाने हैं। मैंने गर्मा गर्म आलू के परांठे सेक दिए हैं और आपके ऑफिस के लिए भी पैक कर दिए हैं। ठीक है, तुम मेरे पराठे डाइनिंग टेबल पर रखो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूं। शारदा जी वापस से रसोई में आकर मनोहर जी और अपने बेटे के लिए टिफिन पैक करने लगती हैं। थोड़ी ही देर में मनोहर जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। जैसे ही बैठे तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी शारदा जी को फिर से आवाज लगाई, शारदा, यह क्या है? आलू के पराठे के साथ तुमने दही तो दिया ही नहीं। सुबह के कामों में इतनी हड़बड़ी होती है कि शारदा जी को याद ही नहीं रहा कि उनके पति आलू के पराठे के साथ दही खाना पसंद करते हैं। गैस पर चढ़े हुए तवे को नीचे उतारकर रख देती हैं। फ्रिज से दही निकालकर मनोहर जी को दे आती हैं। मनोहर जी फिर से चिल्लाकर कहते हैं, शारदा, कोई भी काम तुम ढंग से नहीं करती हो। दही देकर गई हो तो इसमें धनिया, मिर्ची और नमक कौन डालेगा? 40 साल से ऊपर हो गए हैं तुम्हें मेरे साथ रहते रहते, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिना कमी के तुमने मुझे खाना परोसा हो। कुछ न कुछ गड़बड़ करती ही हो। जी, अभी लाती हूं। इतना कहकर शारदा जी धनिया मिर्ची काटने लगी। तभी कमरे से बहू बेटे भी निकल कर आए। शारदा जी के बहू बेटे दोनों ही नौकरी पेशा हैं। मधु शारदा जी के पास रसोई में आई तो कहती है, माँ जी लाओ, धनिया मिर्ची मैं काट देती हूं और टिफिन भी पैक कर लेती हूं। शारदा जी कहती हैं, ठीक है बेटा, तू जल्दी से अपना और दोनों का टिफिन लगा ले। आज पता नहीं कैसे लेट हो गई, जिसकी वजह से सारा काम लेट हो गया। और तुम्हें तो पता है, अगर जरा सा भी काम लेट होता है तो तुम्हारे ससुर जी कितना गुस्सा करते हैं। मधु को अपने ससुर जी का व्यवहार पसंद नहीं आता है। वह सासू माँ को एक मशीन की तरह पूरे दिन काम में लगाए रहते हैं, अपना एक काम नहीं करते हैं, सामने रखी चीज भी उठाकर नहीं लेते हैं। मुझे इस घर में आए हुए साल से ऊपर हो गया है। मैंने ससुर जी को कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी भरकर पीते हुए नहीं देखा है, जबकि सासू माँ की तो उम्र भी हो गई है। घुटनों के दर्द की वजह से ठीक ना तो चला जाता है ना इतना खड़ा हुआ जाता है। मधु रसोई में अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने कितनी बार एक हेल्पर रखने के लिए कहा है, लेकिन पापा जी रसोई में हेल्पर को घुसने ही नहीं देते हैं। मेरी नौकरी है जिसकी वजह से सुबह के समय मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं करा पाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ कि तू नौकरी करती है, लेकिन शाम के समय का सारा काम तो तू ही करती है। हाँ, एक समय का सारा काम मुझ पर पड़ जाता है, लेकिन शाम का कोई भी काम तू मुझे नहीं करने देती है। लेकिन मांझी, सुबह का काम भी आपकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा है। अब कुछ भी हो जाए, मैं आपके लिए एक हेल्पर ढूंढ कर ही रहूंगी। पापा जी कितना भी मना करें, फिर भी मैं रखूंगी। कम से कम आपकी हेल्प तो हो जाएगी। बहू की बात सुनकर शारदा जी कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि सच में उनसे इतना सारा काम नहीं बनता है। और एक हेल्पर तो वह खुद भी रखना चाहती हैं, लेकिन पति मनोहर जी की वजह से वह घर में किसी भी काम वाली को नहीं रख पाती हैं, क्योंकि मनोहर जी नहीं चाहते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति उनके घर में रसोई में आकर घुसे। तभी शारदा जी के बेटे राकेश की आवाज आती है, मधु, मेरे दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। मधु रसोई से ही 2 टूक जवाब देते हुए कहती है, दूध में कॉर्नफ्लेक्स आप ही डाल लीजिए, मैं टिफिन पैक कर रही हूं। बहू के 2 टूक जवाब को सुनकर शारदा जी बहू का मुंह ताकती रह गई, क्योंकि आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई मनोहर जी को उनके काम को मना करने की। मनोहर जी ने चाहे आधी रात को कुछ बनाने को कहा हो तो शारदा जी ने वह काम किया है। बहू के मना करने से शारदा जी थोड़ा सा सहम गई कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू पर चिल्लाने लगे, क्योंकि मनोहर जी ने हमेशा यही तो किया है। शारदा जी के साथ जरा सा लेट काम होता तो वह शारदा जी पर चिल्ला पड़ते। वह बहू से कहती हैं, बहू मधु,
जा बेटे के दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल दे। ऐसे काम के लिए मना नहीं करते हैं। मांझी आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो पास में रखी कटोरी में कॉर्नफ्लेक्स भी ना डाल सके। डाइनिंग टेबल पर सारा सामान रखा हुआ है, वह खुद भी दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल सकता है। क्या इतना भी काम करना नहीं आता है उसे? और फिर मेरे लिए 10 काम होते हैं। मैं भी ऑफिस जाती हूँ, उसके बावजूद भी घर के सारे काम करती हूँ। तभी मनोहर जी की आवाज फिर से सुनाई देती है, शारदा टिफिन पैक हो गया हो तो देकर जाओ। शारदा जी जल्दी से टिफिन दे देती हैं। मनोहर जी टिफिन को लेकर कचहरी की ओर निकल जाते हैं। मधु अपना और राकेश का टिफिन पैक करके बाहर आती है और राकेश से कहती है, राकेश आज तुम एक्टिवा से ऑफिस चले जाओ, मैं कार से चली जाती हूँ क्योंकि आज मुझे लौटते समय अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाना है। पड़ोस की रचना और रीना भी मेरे साथ ही जाएंगी। यह बात सुनकर राकेश भड़क जाता है। मैं क्यों एक्टिवा से चला जाऊं? एक्टिवा से ऑफिस तुम जाओ, और अगर तुम्हें अपनी सहेलियों को साथ ले जाना है तो कैब करके चली जाना। मैं इतनी धूप में एक्टिवा से नहीं जाऊंगा, और फिर ऑफिस में इतना रुतबा है, कार से जाता हूं, एक्टिवा से जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? मधु कहती है, यह बात तो आपको कार खरीदते समय सोचनी चाहिए थी। कार खरीदने में जो ईएमआई जाती है वह आधी आधी जाती है। उस कार की ईएमआई में मेरे आधे पैसे जाते हैं, और वैसे भी पूरे महीने कार आप ही ले जाते हैं। सिर्फ महीने में एक दिन की बात होती है जब मैं आपसे कार लेती हूं। लेकिन राकेश इतनी आसानी से अपनी पत्नी को कार कैसे दे देता? उसके अहम को ठेस जो लग जाती कि पत्नी कार से जा रही है और मैं एक्टिवा से ऑफिस जाऊंगा। पत्नी कार से ऑफिस जाए और मैं एक्टिवा से जाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मधु ने ईएमआई के आधे आधे पैसों की बात छेड़ दी तो राकेश चिढ़ गया। मधु की किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही टिफिन उठाकर कार की चाबी लेकर ऑफिस निकल गया। यह बात मधु को बहुत खराब लगी कि घर में एक ससुर जी हैं जो सासों मां पर रौफ जमाते रहते हैं, और एक राकेश से जिससे मैं कुछ भी कहती हूं उसके अहम को ठेस लग जाती है। मुझे कमतर और हमेशा खुद को मर्द साबित करने में तुला रहता है। राकेश के व्यवहार से मधु बहुत दुखी है। वह बिना नाश्ता किए ही टिफिन उठाकर ऑफिस के लिए जाने लगती है तो शारदा जी बहू का हाथ पकड़कर कहती हैं, ना बेटा, भूखे पेट घर से नहीं निकलते हैं, कुछ तो खाकर जा चल, तेरे लिए भी दूध और कॉर्नफ्लेक्स बनाकर रखे हैं, नहीं तो मेरे हाथ का गर्मा गर्म आलू का पराठा खा ले। नहीं माँ जी, मेरे पास समय नहीं है, नाश्ता करूंगी तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। अरे रुक बेटा, जल्दी से शारदा जी टिश्यू पेपर में एक पराठा रोल करके बहू को हाथ में पकड़ा देती हैं। ले बेटा, खड़े खड़े ही खा ले, और अपने घुटनों को पकड़कर पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती हैं। मधु से अपने सासू मां के घुटनों का दर्द छुपा नहीं था, उनके घुटनों में हमेशा दर्द होता रहता था। सासू मां के चेहरे से समझ आ रहा था कि आज उनके पैरों में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। मधु कहती है, क्या हुआ माँ जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है? हाँ बेटा, 2 दिन से पता नहीं क्यों घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, दवा खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, और आज तो खड़े होने में बड़ी तकलीफ हो रही है। यह सुनकर मधु को अपनी सासू मां पर बड़ी दया आती है। गले लगाकर कहती है, माँ जी आप भी नाश्ता करके आराम कर लेना, मैं ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूंगी जिससे घर के काम करने के बाद मैं किटी में जा सकूं। वैसे भी आज की किटी मैंने प्लान की है और मेरी ही निकलनी है, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर मधु फटाफट से स्कूटी लेकर ऑफिस के लिए चली गई। पीछे से शारदा जी पूरी डाइनिंग टेबल को साफ करती हैं। हालांकि मधु उन्हें मना करके गई थी, लेकिन शारदा जी के मन में एक ही बात खाए जाती है कि अगर घर में सारा काम फैला हुआ छोड़कर आराम करेंगी, इस बीच कोई घर में आ गया तो क्या सोचेगा कि मेरा घर कितना फैला रहता है, मैं कोई काम नहीं करती हूं। दर्द होते हुए भी शारदा जी ने धीरे धीरे घर के और रसोई के काम समेटने लगी। यह सब काम करते करते शारदा जी को दोपहर के 12 बज जाते हैं। तब जाकर वह काम समेट पाती हैं। फिर अपने कमरे में जाकर 1 घंटे आराम कर ही पाती हैं कि मनोहर जी ऑफिस से आज जल्दी आ गए। थोड़ी देर बाद बहू भी आ गई। दोनों आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे। तो शारदा जी कहती हैं, क्या हुआ, आज आप दोनों जल्दी आ गए? मधु कहती है, मान जी मैं तो आपसे कहकर गई थी कि ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी, घर के काम समेटने के लिए, उसके बाद मुझे किटी में भी जाना है, इसीलिए मैंने आज हाफ डे ले लिया है। सुबह आपकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मधु पर बर, लेकिन माँ जी आपने तो घर के सारे काम समेट लिए,
मैंने मना किया था फिर भी कर लिए। माँ जी, आज पिताजी इतनी जल्दी कचहरी से कैसे आ गए? हाँ बेटा, वही तो मैं सोच रही हूं। तभी मनोहर जी कहते हैं, आज मेरे दोस्त शाम को खाने पर आ रहे हैं। मेरे पुराने मित्र हैं, चारों लोग अयोध्या जी घूमने आए थे और हमारा घर तो रास्ते में ही पड़ता है। जब हमारे पास फोन आया तो हमने चारों को घर बुला लिया। हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, उन सबके लिए बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाना, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शारदा, मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाओ। ससुर जी का फरमान सुनकर मधु सर पकड़कर बैठ जाती है। उसे ससुर जी पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, उससे रहा नहीं जाता है और कह देती है, यह क्या बात है पिताजी? अगर आपके दोस्त आ रहे हैं तो यह बात आपको पहले से बतानी चाहिए थी। माँ जी की तबीयत पहले से ही इतनी खराब है, उनके घुटनों में दर्द है। आज मेरी किटी पार्टी भी है। माँ जी अकेले इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएंगी? किटी पार्टी? मुझे तो पता नहीं था तुम्हारी किटी पार्टी के बारे में, और मेरे मित्र का फोन ऑफिस जाने के बाद आया है। और जरूरी तो नहीं है मैं हर बात तुम लोगों को बताऊं। इतना बता दिया कि मेरे मित्र आ रहे हैं, उनके खाने का इंतजाम करो, यही बहुत है। शारदा जी अपने पति की किसी भी बात को टाल नहीं पाती थी। उन्होंने जो कह दिया उन्हें करना ही होता था। भले ही उनकी तबीयत ठीक हो या ना हो, इससे मनोहर जी को कोई लेना देना नहीं था। बस चार लोगों के बीच में उनका रुतबा बना रहना चाहिए, भले ही इसके लिए पत्नी कोलू की बैल की तरह लगी रहे। ना तो कभी मनोहर जी ने शारदा जी की उम्र का लिहाज किया और ना ही कभी उनके जज्बातों का। सीधी साधी शारदा जी ने भी कभी मनोहर जी को पलटकर जवाब नहीं दिया, उनके किसी काम को अनदेखा नहीं किया। और मनोहर जी की यह आदत बन गई हर काम अपनी पत्नी से करवाना। मधु भी क्या करती, जिंदगी के इतने सारे साल उसकी सास ने अपने पति की सेवा करते करते और उनके हुक्म मानते मानते निकाल दी, और आज जब उनके पति हुक्म देते हैं तो वह मना नहीं कर पाती हैं। हिम्मत ही नहीं है मना करने की। मधु थोड़ा बहुत उनकी तरफदारी करती भी है तो ससुर जी अपना रोब झाड़कर मधु का मुंह बंद करा देते हैं। अगर कभी शारदा जी मधु का साथ दे तो मधु कुछ कर भी पाए। घुटनों में दर्द होने के बावजूद भी मनोहर जी के कहे अनुसार शारदा जी रसोई में ढेर सारा खाना बनाने लगती हैं। सासू मां को इतने सारे लोगों का खाना बनाते हुए देखकर मधु अपनी सहेलियों को फोन करके किटी के लिए मना कर देती है और कहती है, घर में कुछ काम आ गया है, इसीलिए आज किटी कैंसिल करते हैं, किसी और दिन कर लेंगे। दोनों सास बहुएं मिलकर सबके लिए खाना बनाती हैं। खाना बनाते बनाते रात के 8 बज गए। तब तक मनोहर जी के सभी मित्र भी आ गए। मधु सबके लिए खाना परोसती है। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मनोहर जी, उनके दोस्त और बेटा राकेश खाना खा रहे हैं। बीच बीच में राकेश भी मधु को ऑर्डर देते हुए कहता है, कभी पानी दे जाओ तो कभी नमक दे जाओ तो कभी अचार दे जाओ। इस बात से मधु बड़ी ही झुंझला रही है। इतने मन से खाना बनाने के बाद भी मनोहर जी ने खाने में नुक्स निकाल ही दी। बिरयानी में मसाले कम है और मीठे में तो कुछ बनाया ही नहीं है। शारदा, मीठे में बेसन का हलवा बनाकर लाओ। शारदा जी गैस पर कढ़ाई रखकर बेसन का हलवा बनाने जा ही रही थी कि मधु उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रहने दीजिए माँ जी, मैंने मीठे में गुलाब जामुन ऑर्डर कर दिए हैं, 2 मिनट में आते ही होंगे। तभी डोरबेल बजती है। मधु कहती है, देखो माँ जी आ भी गए हैं। अब आपको हलवा बनाने की जरूरत नहीं है। मधु सभी को प्लॉट में गुलाब जामुन निकाल कर ले जाती है। गुलाब जामुन को देखकर मनोहर जी आंखें तरेरते हुए कहते हैं, यह क्या है मधु? मैंने तो बेसन का हलवा बनाने के लिए कहा था और तुमने बाजार के गुलाब जामुन लाकर रख दिए। तुम्हें पता है मैं बाजार की चीज नहीं खाता हूं। शारदा से कहो जल्दी से बेसन का हलवा बनाए। अब तो मधु से ससुर जी की बातें बर्दाश्त से बाहर थी। गुस्से में कहती है, पिताजी माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, पूरे दिन से काम में लगी हैं। आपने मीठा खाने के लिए कहा था, अब मीठा चाहे घर का बना हो या बाहर का, इससे क्या फर्क पड़ता है? मीठा मीठा होता है। आप हलवे की जगह गुलाब जामुन खा लीजिए। बहू के जवाब को सुनकर मनोहर जी आग बबूला हो गए। आज तक उनकी पत्नी ने उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया, या फिर यह कहिए किसी औरत ने आज तक उन्हें पलटकर ऊंची आवाज में जवाब नहीं दिया। और बहू ने आज जब उनके सभी मित्रों के सामने पलटकर जवाब दिया तो मनोहर जी के गुस्से का ठिकाना नहीं था। मनोहर जी के गुस्से को देखकर शारदा जी सर से पैर तक कांप जाती हैं और कहती हैं, बहू, यह तुमने क्या कर दिया?
यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। तुमने अपने ससुर जी को उनके मित्रों के सामने काम को मना कर दिया। यह बहुत गुस्सा करेंगे। शारदा जी को शांत करती हुई मधु कहती है, ठीक है माँ जी, पिताजी जो कहेंगे देख लेंगे, पर इस तरह से उनकी मनमानी नहीं होने देंगे। सारे काम करो फिर भी कमियां निकालते हैं। किसी के दुख दर्द से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना रुतबा 4 लोगों में दिखाना है। दोनों सास बहुएं रसोई में यह सारी बात कर ही रही थी कि उधर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए मनोहर जी के एक मित्र कहते हैं, अरे मनोहर, कोई बात नहीं, हम गुलाब जामुन खाकर मुंह मीठा कर लेंगे। गुलाब जामुन भी मीठा ही होता है, कड़वा नहीं होता है। माहौल को हल्का बनाने की उनके मित्र कोशिश करते हैं। तब तक रसोई में राकेश मधु पर आकर चिल्लाने लगता है, यह क्या तरीका है मधु? सबके सामने तुमने पिताजी से इस तरह से बात की, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बड़ों से बात करने का तरीका नहीं आता है? मधु पलटकर राकेश को जवाब देती हुए कहती है, तुम तो चुप ही रहो राकेश, तुमने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तुम्हें अपनी मां का दुख दर्द दिखाई नहीं देता है। मर्द होने के कारण तुम कभी उनके आंसू ना पहुंच सके। तुम्हें पता भी है कि आज मां के घुटनों में कितना दर्द हो रहा है। जैसे तुम्हारे पिताजी हैं वैसे ही तुम हो राकेश। मुझे मां समझने की गलती मत करना। मैं तुम्हारी मां की तरह पूरी जिंदगी रसोई में काम कर करके और साड़ी के पल्लू से आंसू पहुंचकर नहीं रहूंगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद को उनका बेटा कहते हुए जो अपनी मां के आंसुओं को ना देख सके। इतना कहकर मधु शारदा जी का हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गई। तभी मनोहर जी पीने के लिए पानी मांगते हैं तो मधु कमरे से ही राकेश को आवाज देते हुए कहती है, राकेश, जरा अपने पिताजी को पानी दे दो। राकेश सबके सामने पानी दे तो देता है, लेकिन फिर से दनदनाते हुए कमरे में आता है और कहता है, शर्म नहीं आती है पति को काम बताते हुए? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। खबरदार, जो आज के बाद तुमने मुझे कोई काम बताया तो। अपने ससुर और पति की दकियानुसी विचारों की वजह से मधु बुरी तरह से तंग आ चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वह उनके दकियानुसी विचारों को बदल के रहेगी या फिर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए अपनी सास को लेकर चली जाएगी। रहे यह दोनों बाप बेटे अपने अहम को लेकर, फिर देखते हैं कैसे काम करते हैं। घंटे भर तक सासू मां को समझाती है, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं कहती हूं वैसा आप करते जाना। अगर आप बोल नहीं सकती हैं तो कम से कम चुप ही रहना, कुछ मत कहना। अब जो कुछ करना होगा मुझे ही करना होगा। मधु अपने ससुर और अपने पति को बदलने के लिए कमर कस लेती है। मधु अपनी एक सहेली को फोन करती है और मेड के बारे में बात करती है कि उसे मेड की जरूरत है, और भगवान की कृपा से उसे मेड मिल गई। मधु ने अगले दिन ही आने के लिए बोल दिया। इधर सभी मित्रों के जाने के बाद मनोहर जी गुस्से से लाल थे। वह ना तो शारदा जी से बात कर रहे हैं और ना ही बहू से, चुपचाप जाकर कमरे में सो गए। दूसरे दिन सुबह 6 बजे डोर बेल बजी। उस समय मनोहर जी आंगन में बैठकर योगा कर रहे थे। दरवाजा वही खोलते हैं तो सामने पिंकी खड़ी हुई है। वह कहती है, साहब जी, मुझे मधु मैम साहब ने बुलाया है काम के लिए। यह सुनकर मनोहर जी कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले मना किया था, इस घर में कोई काम करने नहीं आएगा, फिर तुमने इसको क्यों बुलाया? मधु कमरे से बाहर आती है, कहती है, पिताजी, मैं ऑफिस चली जाती हूँ। पीछे से मांझी को इतने सारे काम करने पड़ते हैं, उन्हीं की हेल्प के लिए मैंने इसको बुलाया है। अब यह रसोई में बर्तन भी धुलेगी, घर की साफ सफाई भी करेगी और मांझी की रसोई में आटा लगाने में, सब्जियां काटने में सहायता करेगी। पिंकी का हाथ पकड़कर मधु उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है, तुम आराम से काम करो, इसके जितने भी पैसे होंगे मैं पे करूंगी, आपको पैसे देने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज बहू के बदले हुए तेवर देखकर मनोहर जी को लग रहा था कि अगर वह आगे कुछ कहेंगे तो बहू उसका भी जवाब देगी। अच्छा है कि हम चुप ही रहे, क्योंकि बहू अब सुनने के नहीं सुनाने के मूड में लग रही थी। शारदा जी रोज की तरह रसोई में काम कर रही हैं, लेकिन आज उनकी सहायता करने के लिए कोई है तो उन्हें बड़ी सहूलियत महसूस हो रही है। आज तो उसने राकेश से कार की चाबी के लिए पूछा भी नहीं। राकेश कहता है, तुम कार लेकर नहीं जाओगी, एक्टिवा से जाती हो, उसी से जाओ। तपाक से मधु जवाब देते हुए कहती है, राकेश, मैंने डिसाइड किया है कि जब हम दोनों कार की ईएमआई आधी आधी भरते हैं तो महीने के 15 दिन कार तुम चलाओगे और 15 दिन कार मैं चलाऊंगी। वैसे तो मुझे कार से जाने का कोई शौक नहीं है,
लेकिन तुमने उस दिन एक दिन के लिए भी मुझे कार देने से मना कर दिया था। जरूरी काम होने पर भी तुम मुझे कार नहीं देते हो, इसीलिए मुझे यह निर्णय लेना पड़ा। राकेश आगे कुछ कहता, उससे पहले ही मधु कार को लेकर ऑफिस चली जाती है। राकेश उसका मुंह ताकता रह जाता है। शाम को ऑफिस से आने के बाद मधु शारदा जी से कहती है, माँ जी आपको पता है दुनिया में क्या चल रहा है, कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती हो। हमारे घर का पास वाला मंदिर है, कभी कभार उधर चली जाया करो, आपको अच्छा लगेगा। कितने दिन हो गए हैं घर से बाहर नहीं निकली हो। फिर मधु शारदा जी को आईने के सामने खड़े करके कहती है, कितने दिनों से आपने आईना नहीं देखा है मां जी, शक्ल देखी है आपने? वैसे तो आप पिताजी से उम्र में 7 साल छोटी हैं, लेकिन उनसे 10 साल बड़ी लगती हैं। पूरी जिंदगी पिताजी की सेवा में निकाल दी, लेकिन पिताजी ने कभी आपके लिए कुछ किया है क्या? सिवाय ऑर्डर देने के या आप पर अपना हक जताने के। कभी दुख तकलीफ में भी उन्होंने आपके सर पर हाथ नहीं फेरा है। और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो आप एक पैर पर खड़े होकर सेवा करने में लग जाती हैं। मैं उनकी सेवा करने को गलत नहीं कह रही, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब होती है तो उनका भी फर्ज बनता है आपकी सेवा करना। लेकिन तब तो उनका अहम बीच में आ जाता है मर्द होने का, कि हम मर्द हैं तो एक औरत की सेवा कैसे कर सकते हैं। पूरी जिंदगी बनाकर खिलाने वाली औरत को वह 2 दिन खाना बनाकर नहीं खिला सकते हैं। सिर्फ दुकान से 2 दवाई लेकर देने भर से वह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं, और उस पर भी वह एहसान जताने से पीछे नहीं हटते हैं कि वह तुम्हारे लिए दवाई लेकर आए हैं। यह नहीं देखते कि तुम उनके लिए कितना कुछ करती हो। तुम्हारे ऊपर हक जताना वह अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। आज मधु की बातों को सुनकर शारदा जी को लग रहा है कि उनकी बहू सच ही तो कह रही है। घर में एक बहू ही है जो उनके लिए इतना कुछ सोचती है। इससे पहले तो उन्होंने इन सारी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था, सिर्फ अपना फर्ज समझकर निभाती आई थी। मधु कहती है, माँ जी आप अपने कपड़े बदल लीजिए और मेरे साथ चलिए, आपको पार्लर लेकर चलती हूँ। थोड़ा सा फेशियल करवाऊंगी, फिर देखना आपका चेहरा कैसे चमक जाएगा। हंसती हुई मधु कहती है तो शारदा जी भी खुद को आज रोक नहीं पाती हैं। कहती हैं, ठीक है बहू, और माँ जी हम लोग शॉपिंग पर भी चलेंगे, जल्दी से रेडी हो जाइए। सास बहू दोनों शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार हैं। तब तक ऑफिस से मनोहर जी और राकेश भी आ जाते हैं। कहाँ जा रही हो मधु, और माँ को कहाँ ले जा रही हो? राकेश, माँ जी बहुत दिनों से, या फिर यह कहिए बहुत सालों से घर से नहीं निकली हैं, इसीलिए शॉपिंग कराने ले जा रही हूं। लेकिन राकेश कहता है, तुम लोग घर से बाहर जा रही हो तो खाना कब बनेगा? और कॉफी का समय हो रहा है। तुम्हें तो पता है ऑफिस से आने के बाद मैं कॉफी पीता हूं और पिताजी भी चाय पीते हैं। आज मधु की जगह शारदा जी बोल पड़ती हैं, खाना कैसरोल में बना रखा है, परोस कर खा लेना। और चाय कॉफी पीने का इतना शौक है तो कभी खुद भी बना लिया करो। इतना कहकर शारदा जी बहू के साथ बाजार चली गई। शारदा जी की बात सुनकर मधु भी खुश हो गई। जब पार्लर से शारदा जी वापस आई तो सच में आज उन्होंने बहुत समय बाद आईना देखा। खुद को निहारा तो लग रहा था कि वह कितनी अच्छी लग रही हैं। कभी उन्होंने अपनी साज सज्जा पर ध्यान ही नहीं दिया। पूरी जिंदगी रसोई में आलू के पराठे, गोभी की सब्जी, धनिया की चटनी में ही व्यस्त रही। कभी खुद के ऊपर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। घर में होने वाले बदलाव से शारदा जी खुश हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी बेड़ियां टूट रही हैं। बाजार में मधु शारदा जी को उनकी पसंद की बहुत सारी साड़ियां खरीदवाती है, चूड़ियां दिलवाती है, उनको पार्लर ले जाती है। दूसरे दिन जब मनोहर जी ऑफिस जाते हैं तो उधर से ही फोन करके कहते हैं, हाँ आ कि आज उनके ऑफिस के कुछ लोग घर पर आने वाले हैं, उनके लिए चाय पकौड़ी सैंडविच वगैरह बनाकर रखना। शाम को जब मनोहर जी अपने मित्रों को लेकर घर आए तो शारदा जी को देखकर दंग रह गए। शारदा जी ने बढ़िया सा कॉटन का नीले रंग का प्लाजो सूट पहना हुआ है, जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही हैं। आंखों पर काला चश्मा लगाया है। बहू ने एक दे दिया तो हाथ में पर्स लिए हुए हैं। दोनों सास बहुएं कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मनोहर जी पूछते हैं, शारदा तुम्हें क्या हो गया? इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? और चाय नाश्ते का क्या हुआ? अभी तक बनाया कि नहीं? अब तक बहू के साथ रहने से शारदा जी में इतना आत्मविश्वास तो आ गया था कि वह अपने पति को जवाब दे सके। कहती हैं, मैं बहू के साथ थिएटर में पिक्चर देखने जा रही हूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बुढ़ापे पर पिक्चर देखने जा रही हो।
कभी देखा भी है सिनेमा हॉल बड़ी आई पिक्चर देखने वाली चुपचाप से चाय नाश्ते का इंतजाम करो। तो शारदा जी कहती हैं, अगर आपने दिखाया होता तो जरूर देखती, कभी लेकर ही नहीं गए। अकेले दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाते रहे, कभी अपनी पत्नी को लेकर ही नहीं गए। शारदा जी के मुंह से जवाब सुनकर कुछ समय के लिए तो मनोहर जी सन्न रह गए, क्योंकि साथ में उनके मित्र भी खड़े हुए हैं। मनोहर जी कहते हैं, तुमने यह सूट किससे पूछकर पहना है? अभी तक तो साड़ी पहनती थी, फिर सूट क्यों पहनने लगी? क्यों, सूट में क्या बुराई है? पूरा शरीर तो ढका हुआ है। पूरी जिंदगी आपके कपड़ों पर प्रेस और कलफ लगाते लगाते निकल गई। इतनी बड़ी जिंदगी में कभी अपनी साड़ी पर प्रेस नहीं की, कभी प्रेस वाले कपड़े नहीं पहने, सिर्फ आपकी ही सेवा करती रही, आपको चमचमाते हुए कपड़े पहनाते रही। मेरी वजह से ही पूरी जिंदगी चमचमाते हुए कपड़े पहनते रहे हो। तभी मधु शारदा जी का हाथ पकड़कर कहती है, अरे माँ जी चलिए, नहीं तो हमारी मूवी निकल जाएगी। राकेश झुंझला हुए कहता है, कहाँ जा रही हो मधु माँ को लेकर? देख नहीं रही हो पापा जी के साथ घर में कितने लोग आए हैं, उनके चाय नाश्ते का इंतजाम करना है। अरे तो उनका लाला बेटा भी तो घर पर है, वह क्या करेगा? क्या चाय नाश्ते का इंतजाम उनका बेटा नहीं कर सकता है? क्या इतना करना भी नहीं आता है? और अगर कुछ बनाना नहीं आता है तो आज के समय पर ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, ऑर्डर कर दीजिए, हर चीज घर पर अवेलेबल हो जाएगी। मैं और मांझी मूवी देखने जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारे चाय नाश्ता बनाने का। और हाँ, अब से अपने छोटे मोटे काम करने सीख जाइए, हम आपके छोटे मोटे कोई काम नहीं करेंगे। इतना कहकर मधु शारदा जी को लेकर मूवी देखने के लिए निकल गई। पीछे से मनोहर जी और उनका बेटा राकेश एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। राकेश फटाफट से अपने पिताजी के मित्रों के लिए ऑनलाइन स्नैक्स ऑर्डर करता है। मनोहर जी के एक मित्र उनसे कहते हैं, मनोहर, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी बहू मिली है जो तुम्हारी पत्नी की इतनी कदर करती है, वरना आजकल की बहुएं कैसी होती हैं यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी पत्नी ने भी तुम्हारा बहुत साथ दिया है। मेरी पत्नी तो मुझे 10 साल पहले ही छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। पत्नी के बिना जिंदगी क्या होती है, क्या सूनापन होता है, यह मुझसे पूछो। जाने के बाद ही मुझे उसकी कदर हुई कि मेरी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत थी। जब तक वह मेरे साथ थी तब तक ना तो मैं उसकी खूबियों को देख पाया, ना उसकी कदर कर पाया। जाने के बाद मुझे समझ में आया कि वह कितनी अच्छी थी। अगर घर में औरतें ना हो तो घर घर नहीं भूतिया घर हो जाता है। औरतों की वजह से ही मकान की 4 दीवारें भी घर बन जाती हैं। आज मेरे घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जब घर के अंदर जाता हूं तो वही 4 दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं। अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है। बहू बेटे नौकरी पर हैं, घर में अकेला रहता हूं। जीते जी पत्नी की कदर कर लो, वरना मरने के बाद सिवाय पछताने के कुछ नहीं रह जाएगा। और सच में शारदा जी और मधु के जाने के बाद बाजार से चाय नाश्ता मंगवाने पर भी बाप बेटे मिलकर 2 लोगों की व्यवस्था नहीं संभाल पाए, जबकि शारदा जी ने तो पूरी जिंदगी कितने कितने लोगों का खाना बनाया है। नाश्ता तो छोटा मोटा काम है। राकेश को भी आज अपनी माँ की अहमियत समझ आ रही थी कि सच में माँ रसोई में कितना काम करती थी। दोनों बाप बेटे मुंह लटकाए अपनी पत्नी और बहू के आने का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में पश्चाताप की ज्वाला धड़क धधक रही है। जैसे ही सास बहू रात के 9 बजे घर वापस आई तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगा रखा है। यह देखकर शारदा जी की आंखें और मधु की आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों एक दूसरे को देखने लगी और सोचने लगी, यह खाना किसने बनाया। तभी मनोहर जी और राकेश रसोई से निकलकर आते हैं। उनकी हालत देख देखकर दोनों की हंसी छूट जाती है, क्योंकि रसोई में सारा काम वही दोनों कर रहे थे। किसी के सर पर आटा लगा हुआ है तो किसी की नाक पर, और रसोई का तो वह हाल कर दिया था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। मनोहर जी कहते हैं, शारदा, आज मैंने जिंदगी में पहली बार तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तुम लोग बैठो, आज हम दोनों बाप बेटे तुम्हारे लिए खाना परोसेंगे। पूरी जिंदगी तुमने परोसा है, आज हमारे हाथ का खाना खाओ। यह देखकर शारदा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। शारदा जी बहू को गले लगा लेती हैं। मनोहर जी और राकेश दोनों ही शारदा जी से माफी मांगते हैं और आगे से अपने व्यवहार को सुधारने का वादा भी करते हैं। आज शारदा जी को अपने बेटे से ज्यादा बहू पर फक्र हो रहा था कि भगवान मेरे जैसी बहू हर किसी को दे। तो दोस्तों, यह बात सच है कि घर परिवार में अगर एक औरत दूसरी औरत का साथ देती है तो उसके बिगड़े हुए हालात भी सुधर जाते हैं। अगर मधु जैसी बहू मिल जाए
तो सभी सासों की स्थितियां जो उन्होंने अपने जमाने में बहुत बुरी जिंदगी जी है, आज के जमाने में वह सुधर जाती है। और मधु जैसी बहू की जरूरत आज हर घर में है, जो अपनी सास की परिस्थितियों को सुधार दे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।